हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी भाषा की स्पेशल क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी भाषा का प्रैक्टिस सेट। पूरे 30 क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इस क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं जो हर वर्ष यूपी टेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना, जितने भी आपके क्वेश्चन करेक्ट हों कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर देगा। बाकी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। प्ले लिस्ट में आपको एग्जाम पैटर्न की वीडियो, सिलेबस के वीडियो सारी की सारी वहां पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी बिल्कुल फ्री में। आप लोग हमारे चैनल से अपनी टेट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें इस बार यूपी टेट एग्जाम को अगर क्वालिफाई करना है आपको तो। ओके, सभी लोग एक बार बताएंगे वॉइस क्लियर आ रही है? क्लास को स्टार्ट किया जाए एक बार फिर से। सभी को गुड इवनिंग भाई। चलिए स्टार्ट करें क्लास को। सबसे पहले मैं बता देता हूं, देखिए भाषा दो रहेगी आपकी, ठीक है। एक भाषा 1 ये हिंदी रहेगी, सभी की अनिवार्य रहेगी, ठीक है। अब लैंग्वेज 2 में आपके द्वारा चयन किया जाएगा कि आप संस्कृत लेना चाहते हैं या इंग्लिश लेना चाहते हैं या उर्दू लेना चाहते हैं। तो ये आपके द्वारा चयन किया जाएगा लैंग्वेज 2 में। लैंग्वेज 1 कंपलसरी रहेगा सभी के लिए, हिंदी के 30 क्वेश्चन आएंगे, ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है ना। और लैंग्वेज 2 में संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू के प्रश्न आएंगे। तो किसी एक सेक्शन का चयन करना है फॉर्म भरते समय, ओके, और उसी की तैयारी आपको करना है। चलिए स्टार्ट करें भाई क्लास को। सबसे पहला प्रश्न है कि बालक की जो है प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दिए जाने की वकालत की थी किसने? बताएंगे सब लोग। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सभी लोग पहला का जवाब देने का प्रयास करेंगे कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दिए जाने की वकालत किसने की थी? तो इसकी जो वकालत की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, अष्टछाप के कवियों में शामिल नहीं है कौन? यहाँ पे देख सकते हैं 3 इसमें अष्टछाप के कवियों में जो है शामिल हैं। तो एक कौन नहीं शामिल है अष्टछाप के कवियों में, ये आपको बताना है। 32 का जवाब दीजिए सब लोग। तो टोटल इसमें अष्टछाप में जो है 8 कवि थे, 8 कवि। एक तो सूरदास थे आपके, ठीक है, और कुंभन दास थे आपके, ठीक है, और परमानंद दास भी थे, कृष्णदास भी थे, ऑप्शन में है तो ये आपका सही हो जाएगा। और वल्लभाचार्य भी थे, गोविंद स्वामी थे, नंददास थे, छेद स्वामी थे आपके, चतुर्भुज दास स्वामी थे, ये सभी आपके थे। तो इसमें रैदास आपके नहीं थे, अष्टछाप के कवियों में शामिल नहीं थे रैदास। 32 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए वीडियो को लाइक कर देंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, पंत प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त के रचनाकार हैं कौन? बताइए सब लोग भाई। बहुत अच्छे, सभी को गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। पंत प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती या रामवृक्ष बेनीपुरी या रामधारी सिंह दिनकर या माखनलाल चतुर्वेदी। अगर देखिए टेट एग्जाम को पहले ही प्रयास में अगर आपको क्वालिफाई करना है तो 2 सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा पकड़ बनानी होगी। एक तो ये आपका हिंदी हो गया, और लैंग्वेज सेकंड में जो भी आप लोग लेना चाहते हैं, इंग्लिश लेना चाहते हैं तो इंग्लिश को आप लोग मजबूत करिए, संस्कृत लेना चाहते हैं तो संस्कृत को मजबूत करिए, उर्दू लेना चाहते हैं तो उर्दू को मजबूत करिए। ये दोनों लैंग्वेज अगर आप लोग स्ट्रॉन्ग कर लिए, 60 में से कम 50 क्वेश्चन करेक्ट कर लिए, 100+ स्कोर 100% जाएगा आपका। बुक्स मैं बता दिया हूँ, हिंदी की प्रिपरेशन अगर आप लोग कर रहे हैं तो यूनिवर्सल की आप लोग बुक ले सकते हैं, यूनिवर्सल की। और संस्कृत लैंग्वेज 2 में लेना चाहते हैं तो आप लोग सर्वज्ञ भूषण सर की ले सकते हैं, विजय भौ। इंग्लिश लूसेंट ले सकते हैं। तो पंत प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त के जो रचनाकार हैं डियर, वो कौन हैं? वो हैं रामधारी सिंह दिनकर। यहाँ पे आपका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा उसका, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, उपमा या यमक? उस काल भारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे आपका जो है उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे आपका जो है उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए जितने भी रस हैं उनके स्थायी भाव आपको जरूर याद होने चाहिए, ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्या है, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? वीभत्स रस का या रौद्र रस का या अद्भुत रस का या भयानक रस का? बताइए सब लोग। बहुत अच्छे। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे।
स्थायी भावों की संख्या कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो 9 होती है। तो यहाँ पे देखिए जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? विभत्स रस का स्थायी भाव। किसका? विभत्स रस का स्थायी भाव है। यहाँ पे आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोग बताइए अद्भुत का, भयानक का और रौद्र का बताएंगे सब लोग? बहुत अच्छे। जो भी क्वेश्चंस आप लोगों से मैं पूछा करूं उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। देखिए अगर हम अद्भुत की बात करें तो अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? विस्मय होता है। रौद्र रस की बात करें तो रौद्र रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है क्रोध होता है। भयानक की बात करें तो भय होता है। और भी जैसे करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। ओके, शांत रस का निर्वेद। सभी के सभी मैंने आपको बता दिए, वत्सल का वत्सल ही होता है। ये देखिए गद्यांश आ गया है। देखिए गद्यांश करने का जो सही तरीका होता है, सबसे पहले आपको प्रश्नों को पढ़ना है, ठीक है। एक दो प्रश्न पढ़ लीजिए फिर आप गद्यांश पढ़ लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, जनसंख्या वृद्धि को महंगाई को कारण क्यों बताया गया है? भोजन सामग्री की उपलब्धता संभव नहीं, अधिक जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति संभव नहीं, अभावपूर्ण जीवना या भूमि का विकास संभव। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो देखिए तरीका यही होता है कि सबसे पहले प्रश्न को पढ़ें फिर आपको जो है गद्यांश पढ़ना है। जैसे जैसे उत्तर मिलता जाए वैसे वैसे आपको टिक करते चलना है, ठीक है। अगर गद्यांश में 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो 2 उसमें जो है व्याकरण से संबंध रहेंगे शब्द उसी गद्यांश से, बट 2 मतलब व्याकरण का क्वेश्चन बना देगा। या तो विलोम पूछ लेगा, या तो समानार्थी पूछ लेगा, या तो पर्यायवाची पूछ लेगा। तो ऐसे मतलब क्वेश्चन बदल देता है, उसी में व्याकरण में बदल देता है। शब्द आपके गद्यांश से ही रहेंगे। जैसे यहाँ पे मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। जनसंख्या वृद्धि को महंगाई को कारण क्यों बताया है? तो इसमें इसलिए बताया गया है, जब आप लोग गद्यांश पढ़ेंगे समझ में आएगा तभी, क्योंकि अधिक जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति संभव नहीं है। 36 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, सरकार द्वारा महंगाई रोकने की दिशा में क्या करना चाहिए? तो इसमें गद्यांश जब आप लोग पढ़ेंगे कि सरकार द्वारा महंगाई रोकने की दिशा में क्या करना चाहिए, तो इसमें करना चाहिए क्या? उचित दर की दुकानों पर उपलब्ध वितरण सामग्री के वितरण में सुधार करना चाहिए। डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, कम से कम वीडियो को लाइक कर दिया करें। लाइक करने का कोई भी पैसा नहीं मिलता है, सिर्फ मोटिवेशन अंदर से आता है, आप लोगों के प्रति और भी मेहनत करने का मन करता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, जमाखोरी और मुनाफाखोरी में महंगाई क्यों बढ़ती है? ये गद्यांश के ही प्रश्न है, इसलिए इसमें महंगाई बढ़ती है जमाखोरी और मुनाफाखोरी में, क्योंकि आवश्यकता से अधिक बाजार से खरीदारी होती है। यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महंगाई रोकने का प्रमुख उपाय क्या है? जब आप लोग गद्यांश पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि महंगाई रोकने का प्रमुख उपाय क्या है। तो महंगाई रोकने का जो प्रमुख उपाय है डियर, वो है जनसंख्या वृद्धि पर रोक, ठीक है ना। यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं, लोगों को जो है अभावपूर्ण जीवन जीने से बचाया जा सकता है वितरण सामग्री को सस्ता करके, उच्च गुणवत्ता वाली वितरण सामग्री प्रदान कर, या वितरण प्रणाली को समय पर सही हाथों में पहुंचाकर, या सार्वजनिक वितरण की अधिक दुकानों को खोलकर। तो यहाँ पे लोगों को अभावपूर्ण जीवन जीने से बचाया जा सकता है। कैसे बचाया जा सकता है? वितरण प्रणाली को समय पर सही हाथों में पहुंचाकर बचाया जा सकता है लोगों को अभावपूर्ण जीवन जीने से। 40 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चा सबसे पहले क्या सीखता है? पढ़ना, बोलना, या लिखना, या सोचना? सभी लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। बच्चा सबसे पहले क्या सीखता है? तो बच्चा सबसे पहले देखिए बोलना सीखता है। क्या सीखता है? बोलना सीखता है। तो यहाँ पे 41 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, शिक्षार्थियों में पठन त्रुटियों का कारण नहीं हो सकता है रुचि का अभाव, या अपरिचित शब्द, या मातृभाषा में शिक्षा, या पर्याप्त अभ्यास का अभाव। तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। शिक्षार्थियों में पठन त्रुटियों का कारण नहीं हो सकता है, तो इसमें कारण एक नहीं हो सकता है मातृभाषा में शिक्षा। 42 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। प्रतिलेखन का उद्देश्य है, प्रतिलेखन का उद्देश्य क्या है? तो प्रतिलेखन का जो उद्देश्य है, सीखी हुई बातों को स्मृति में बनाए रखना। यहाँ पे 43 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, श्रुतलेख में शामिल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब आप लोग डेली क्लास करेंगे तो आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन कितनी बार मिलेगा आपको। श्रुतलेख में देखिए शामिल क्या क्या है, ध्यान रखना। श्रुतलेख में पहले सुनना और फिर लिखना। तो यहाँ पे 44 का ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और कुछ भी डाउट्स है तो मुझे आप लोग इंस्टा पे DM कर सकते हो। इंस्टाग्राम ID की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ।
संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य क्या है? तो संज्ञानात्मक विकास से जो तात्पर्य है विद्यार्थी का जो है बौद्धिक विकास। 45 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? बताइए सब लोग, अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? यहाँ पे सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। देखिए, जितना भी यूपी टेट का जो है सिलेबस है पूरा मैं टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा, उसके बाद प्रैक्टिस सेट सॉल्व करूंगा और प्रीवियस ईयर बहुत ही जल्द मैं सॉल्व करवाने वाला हूं। सिलेबस का वीडियो अपलोड कर ही दिया हूं, तो सिलेबस का वीडियो आप लोग जाके देख लीजिएगा और प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, नहीं तो आप लोग गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, अल्प प्राण वर्ण आपका जो है वो है आपका का और गा। यहाँ पे 46 का कौन सा सही होगा? बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अल्प प्राण, महाप्राण हो गया, ठीक है, सघोष हो गया, अघोष हो गया, इनसे मतलब क्वेश्चन आने ही आने हैं आपके एग्जाम में। अब इसमें कौन कौन से वर्ग जो होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं? तो पहला और तीसरा और पांचवा, यानी कि 1, 3, 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला और ये तीसरा है, तो ये आपके जो है अल्प प्राण हो जाएंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इसमें जो है तत्सम है? बताइए सब लोग, कौन सा शब्द इसमें तत्सम है? तत्सम तद्भव की स्पेशल क्लास होगी, डोंट वेरी, पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट कराऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाद में पछतावा ना हो कि साहिल सर से हम नहीं पढ़े थे और हमारा टेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, आपका विस्मय, विस्मय आपका जो है तत्सम शब्द है, तो यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इनमें से अश्लील शब्द का विलोम क्या होगा? अश्लील शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? 48 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। इनमें से अश्लील शब्द का विलोम क्या होगा? श्लील या विश्लील या दुश्लील या कुश्लील? तो इनमें से अश्लील शब्द का जो विलोम होगा श्लील होगा। क्या होगा? श्लील होगा। या चलिए, आशय शब्द का समानार्थी क्या है? आशय शब्द का समानार्थी क्या है? 49 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और बाकी क्लासेस आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। डेली क्लासेस का टाइमिंग अभी देखिए, पेट एग्जाम की भी क्लास चलती है, जैसे सुबह 9 बजे और 1:30 बजे, और शाम को 6:30 बजे आपकी जो है टेट एग्जाम की क्लास होगी। तो आशय शब्द का जो समानार्थी है आपका वो क्या है? तात्पर्य है। क्या है? तात्पर्य। यहाँ पे 49 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, समरूपी शब्द पर्यंत पर्यक के जो है सही अर्थ का भेद कीजिए। बताइए सब लोग, समरूपी शब्द पर्यंत पर्यक के सही अर्थ का भेद कीजिए। 50 का जवाब दीजिए सब लोग। समरूपी शब्द पर्यंत पर्यक के सही अर्थ का भेद कीजिए। तो यहाँ पे आपका तक पलंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तक पलंग। चलिए, बहुत ही अच्छे। आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या होगा? आयुष्मान का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। श्रीमती होगा या आयुष्मती होगा या आयुष्मती होगा या आयुमती होगा? तो आयुष्मान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? 51 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आयुष्मान का जो स्त्रीलिंग होगा वो क्या होगा? आयुष्मती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयुष्मती हो जाएगा। तो यहाँ पे 51 का बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बहु का बहुवचन क्या है? बहु का बहुवचन क्या है? सभी लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। बहु का बहुवचन क्या है? तो बहु का जो बहुवचन होगा वो क्या होगा? बहुएं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुएं। यहाँ पे 52 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर्वनाम के कितने भेद माने जाते हैं? सभी लोग आंसर देंगे। सर्वनाम के कितने भेद माने जाते हैं? 4, 7, 5 या 6? सर्वनामों की संख्या पूछे तो 11 होती है और भेद पूछे तो कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। 53 का आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से सर्वनाम है वो? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये 6 आपके जो हैं सर्वनाम के भेद हैं। सर्वनामों की संख्या कितनी है? 11 है। तो यहाँ पे आपका डी वाला 6 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? परिणामवाचक, व्यक्तिवाचक, गुणवाचक या संख्यावाचक? सभी लोग जवाब दीजिए। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? ये गुणवाचक का जो है यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद सकते हैं, इस वाक्य में कौन सी संयुक्त क्रिया है? आज्ञाबोधक, अभ्यासबोधक या शक्तिबोधक या इच्छाबोधक? तो इसमें देखिए, इस वाक्य में बंदर के शक्ति का बोध हो रहा है। क्या हो रहा है? बंदर के शक्ति का बोध हो रहा है। तो ये आपका जो है शक्तिबोधक हो जाएगा वाक्य, शक्तिबोधक। यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भूतकाल का कौन सा भेद नहीं है?
सभी लोग 56 का जवाब देंगे। भूतकाल का कौन सा भेद नहीं है? गोली की रफ्तार से उत्तर देंगे सब लोग। यहां पे देखिए भूतकाल का आपका भेद नहीं है, कौन सा? संभाव्य, ये वाला संभाव्य भविष्य, ये आपका भविष्य काल का भेद है। किसका? किस काल का? भविष्य काल का भेद है। बाकी ये तीनों आपके भूतकाल के भेद हैं। ओके, ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कर्मवाच्य में प्रधानता होती है, किसकी होती है? कर्ता की, संज्ञा की, कर्म की, या ना तो कर्ता की ना ही कर्म की? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। कर्मवाच्य में प्रधानता होती है किसकी? तो कर्मवाच्य में जो है किसकी प्रधानता होती है? कर्म की प्रधानता होती है। यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस शब्द में आ उपसर्ग है? बताइए सब लोग, किस शब्द में आ उपसर्ग है? तो यहाँ पे देखिए अभिमान की बात करें तो अभिमान में आपका अभि उपसर्ग है, ठीक है। अगर हम अनजान की बात करें तो अनजान में आपका अन उपसर्ग है। अवमान की बात करें तो अवमान में आपका अ उपसर्ग है। अगर हम अभाव की बात करें तो अभाव में कौन सा उपसर्ग है? आ उपसर्ग है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 58 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस शब्द में हार प्रत्यय नहीं है? बताएंगे सब लोग, किस शब्द में हार प्रत्यय नहीं है? सभी लोग आंसर देंगे। 59 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे हार प्रत्यय जो अंत में होता है ना, राखनहार, इसमें हार प्रत्यय है। पालनहार में हार प्रत्यय है। एंड सृजनहार में हार प्रत्यय है। मिलनसार में सार प्रत्यय है, जो कि हार प्रत्यय नहीं है। 59 का बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सरल प्रश्न है। देखिए प्रश्नों को अच्छे से देखा करें, कुछ समय दिया करें आप लोग, ठीक है। प्रश्न को 2 बार कम से कम पढ़िए और ऑप्शन को, चारों ऑप्शन को चेक करना। ये नहीं कि पहला दिखा बस टिक, बाद में पता चला कि मैं तो ये गलत करके चलाया। तो जल्दबाजी में सरल प्रश्न ही गलत होते हैं। अक्सर एग्जाम में आप लोग दिए होंगे, एक्सपीरियंस होगा आप लोगों को, हमेशा सरल प्रश्न ही आपसे गलत होगा। 2-3 प्रश्न जो गलत होते हैं ना, हमेशा बिल्कुल इजी रहेंगे। आप लोग फिर घर आएंगे बोलेंगे कि यार गलत हो गया मुझसे। ऐसा गलती नहीं करना है। महारसी में कौन सी संधि भाई? महाधन ऋषि, इसका संधि विच्छेद होता है। क्या होता है? महाधन ऋषि। तो इसमें जो संधि हो जाएगी डियर, कौन सी संधि हो जाएगी? बताइए सब लोग। बहुत अच्छे डियर। तो इसमें जो है गुण संधि हो जाएगी। यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास। कैसी लगी क्लास? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना है। और कुछ भी डाउट्स है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7905632533 पे आप लोग मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। कुछ भी जानकारी चाहिए टेट एग्जाम से या टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, सभी का मैं रिप्लाई देता हूँ। चलिए आज की क्लास कैसी लगी? वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और इस बार डियर क्वालिफाई करना है सीटेट एग्ज़ाम को, तो जुड़ जाएं हमारे चैनल से, आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दें ताकि और सारे बच्चों को हेल्प मिल सके। बाय बाय, टेक केयर।